Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath। थोड़ी वीकनेस की वजह से लास्ट 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो फिलहाल प्रकृति कभी कभी मौका देती है आराम करने का, है ना। आपको इल कर देगी, कोई दिक्कत होगी तो फिर आप आराम करने को पाते हो, कोई बात नहीं है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक पॉइंट जो था वो थोड़ा सा आई थिंक बताना रह गया था। मैं जल्दी में से रोक गया था। एक बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी, तो एक थ्योरम था, थ्योरम का प्रूफ पूछा था बच्चे ने, तो देख लेते हैं। 2 मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब स्पेस मैट्रिक का सब स्पेस कैसे बनता है, देखिए। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक है, मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, इसी के अंदर मैं एक और सब स्पेस बना लेता हूँ, जिसे मैं नाम वाई डी डैश रखता हूँ, जिसका नाम, ठीक। अब इसके अंदर जैसे सब स्पेस हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, सब ग्रुप पढ़ा है। ऐसा ग्रुप जो सब ग्रुप वैसा ग्रुप होता है जो अपने ही ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसी आइडेंटिटी, जैसा इन्वर्स उसमें होता है, वैसा ही सब ग्रुप में भी होता है, वैसा सब स्पेस में होता है। वैसे यहाँ पे भी आपका मैट्रिक्स सब स्पेस की बात की गई है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए, हम ये कहेंगे वाई डी डैश। इसके बाद एक थ्योरम है जिस बच्चे ने पूछी थी, तो वो देख लेंगे, आप लोग भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। वाई डी डैश इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स डी। अगर मान लेते हैं हमारे मैट्रिक स्पेस का वो सब स्पेस है, ठीक है। सब स्पेस का मतलब सब का मतलब होता है उसके कुछ या सारे एलिमेंट लेकर के बनाया जा सकता है, कुछ, सारे, या फिर एक भी नहीं, ऐसा कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम कहें तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मैं ऐसे लिखता था पहले कि भाई चलो एस एक्स ए आर, तो इसका मतलब होता था एक्स वाले मैट्रिक स्पेस में, मतलब इस वाले में हम ऐसा कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, और उसके आसपास का नेबरहुड हम उठा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अब यहाँ पे x की जगह y कर दें और ए आर लिख दें, तो y की बात की जाएगी। अब हम y के वो पॉइंट्स उठाएंगे, या हम ए आर हमने लिखा है, या हम ये कह लें कि वो x उठाएंगे जो y में हो। मतलब आप ये सोचिए, अगर एक x यहाँ पे है y के अंदर, तो क्या वो x के अंदर नहीं, ऑटोमेटिक y में भी है और x में भी है, मतलब कैपिटल Y में भी है, कैपिटल X में भी है। तो हमने ये लिखा कि हम वो वाले x उठाने वाले हैं जो y के अंदर हैं, ठीक। और ऐसे ही साथ साथ इस ऐसे उठाइए आप कि उसकी डिस्टेंस a से और d डैश, जो हमारा मतलब ये x वाला मैट्रिक स्पेस की डिस्टेंस है और ये y वाले मैट्रिक स्पेस की डिस्टेंस है, ये दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल आती है और साथ ही साथ लेस देन आर भी होनी चाहिए, ठीक। तो हम इसे बोलेंगे ओपन स्फेयर इन वाई। इसे क्या बोलेंगे, ओपन स्फेयर इन वाई। अब ये ओपन स्फेयर हो गया अगर, और ये वाई में है और वाई ऑटोमेटिक एक्स के अंदर है, तो हम कह सकते हैं अगर ये ओपन प्रूफ होता है तो हमारा ये सब स्पेस हो जाएगा, ओपन सब स्पेस। क्लोज स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी, या अभी पहले इसमें एक एडिशन में कुछ और भी लिखना है। अभी हमने क्या बताया आपको, हमने बताया एस ऑफ वाई ए आर इज इक्वल टू एक्स लेना है, कहाँ से, ऐसा एक्स जो वाई में भी हो और एक्स में भी हो, सच दैट एक्स की ए से डिस्टेंस हमारे मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स में और एक्स की ए से डिस्टेंस हमारे कैपिटल वाई में सेम होनी चाहिए और लेस देन आर होनी चाहिए। ये तो बात समझ में आई ओपन स्पेस लाने के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो आप खुद सोचो भाई, जो एक्स होगा वो कैपिटल एक्स में और कैपिटल वाई दोनों में आएगा।
यानी हम एक काम ये करें कि जो हमारा पॉइंट ए जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, उसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में ओपन स्फेयर निकाले और उसका इंटरसेक्शन ले ले वाई के साथ। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, एकदम सही बात है, ध्यान से देखिए। जैसे अगर मान लीजिए ये एक्स था हमारा, है ना, ये एक्स था, इसमें हमने ले लिया एक जगह वाई। अब हम एक पॉइंट यहाँ पे ए ले रहे हैं, उसके ओपन स्फेयर ले रहे हैं। तो ये बताइए, ओपन स्फेयर लेंगे और वाई का कॉमन ले लें, मतलब वाई तो ये पूरा है और ओपन स्फेयर हमारा ये है, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो वापस से वही चीज़ तो आ जाएगी हमारी, है ना, वही एक्स आ जाएगा, एक्स का नेबरहुड आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। और जो हमारा इसके बाद क्लोज स्फेयर आएगा, क्लोज स्फेयर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको पता है क्लोज बनाने के लिए यहाँ पे बार लगा देना होता है। यहाँ पे ए आर लिख लीजिए इज इक्वल टू वाई, सेम कॉपी, एक्स बिलोंग्स टू वाई सच दैट, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू बराबर तो होगी ही, एक्स कॉमा है, बस क्या हो जाएगा, लेस देन था अब लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा, और कुछ नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, एस ये ओपन से क्लोज हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, और अभी भी आपको वाई से ही इंटरसेक्शन लेना है। तो ये सब स्पेस की डेफिनेशन हुई। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक थ्योरम एक बच्चे ने पूछी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, देख लीजिए। देखिए थ्योरम क्या है, कह रहे हैं वाई डी डैश सब स्पेस है एक्स डी का, ठीक है, एक्स डी का सब स्पेस है अगर वो, तो कहना क्या जाता है कि अगर एक सेट हम एक्स के अंदर ले लें, तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट करिए कि भाई ये बना है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बस स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो हमें क्या लिखना है वो हम समझ पाएंगे। प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक जितने भी होते हैं उनका प्रूफ जो होता है वो थोड़ा सा मज़ेदार होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है, उसे 2-3 बार आपको देखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। चलिए कोशिश करते हैं आपको एक बार भी समझ में आए। ये हमारा एक्स हो गया, ठीक, इसमें कहीं पे हमारा ए सबसेट है, ठीक, मान लेते हैं इसी में हम थोड़ी देर के लिए वाई को हम कहीं बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं वाई, मान लेते हैं ये हमारा वाई है, ठीक। अब कह रहे हैं ए एक सबसेट है, चलिए ठीक है, एक ए सबसेट यहाँ पे बना लेते हैं, ए तो एक्स के अंदर ही है, वाई भी एक तरीके से एक्स के अंदर ही, वाई भी सबसेट ही होगा फिलहाल। तो कह रहे हैं कि ए सबसेट है, ठीक है, कह रहे हैं कि ए जो है वो ओपन होगा, इज ओपन इन वाई डी डैश, ए को वाई डी डैश के अगर अंदर माने, मतलब ये तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, लेफ्ट वाली कंडीशन को मानेंगे राइट वाला प्रूव करेंगे, और फिर राइट वाले को मानेंगे और लेफ्ट वाला प्रूव करेंगे, ये चीज़ करना होता है इसमें, ठीक है। तो इन्होंने ए को ओपन बोला है वाई में, चलिए ठीक है, ए हम यहाँ मान लेते हैं, इसके ए वाई के अंदर ए मान लिया, ओपन है मान लेते हैं, इरेज करना चाहे तो इरेज कर सकते हैं ऐसे करके, जब ओपन है तो ये पूरा सर्कल तो होगा नहीं, ठीक, ओपन कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ठीक। अब कह रहा अगर ए ओपन है तो ये तभी, इफ़ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है, ये चीज़ तभी हो सकती है जब देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी इन एक्स डी, कह रहे जी एक जी इसके अंदर है कि जी और वाई का इंटरसेक्शन ये ए आ जाए, ठीक। तो हम मान लेते हैं एक जी किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, एक जी हमारा मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक, मान लेते थोड़ी देर के लिए, ये हमारा जी कह रहा है कि अगर ये ओपन तभी हो सकता है, या ये इसका सब स्पेस तभी हो सकता है, ये सब स्पेस है, तो कह रहे ये ओपन तभी हो सकता है ए जो है हमारा, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आ जाए। तो ठीक है, ए तो ओपन हो रहा है, और ये जो ए आपका है इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो वैसे ही आ रहा है, ठीक है। अब इस बात को थियोरेटिकल वे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आई डबल एफ वाली कंडीशन में क्या होता है, कब पहले एक तरफ का मानते हैं फिर दूसरी तरफ का प्रूव करते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं जी हमारा ओपन है, और जी ओपन है, उसके बाद मान लेते हैं जी क्या है, जी इन एक्स डी इज़ ओपन सेट। तो हमें क्या प्रूव करना रहेगा, जब जी को ओपन मानेंगे तो हम क्या प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे कि ए जो है हमारा वो ओपन है, मतलब जी ये वाली कंडीशन, इफ़ के बाद जो लिखा हुआ उसको मान लेते हैं, इसको मान लेंगे तो प्रूव कौन करेंगे, इफ़ के पहले वाला,
और इफ़ के पहले वाला मान लेंगे तो प्रूफ किसको करेंगे, इफ़ के बाद वाला। तो ध्यान समझिए, हालांकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट जी इज़ ओपन सच दैट ए इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। ठीक, ये तो आपने मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक हम एलिमेंट ले लेते हैं x बिलोंग्स टू a। अब ये बताओ, जब ये इक्वल मान के चले आप, तो x जब a में लोगे तो x ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमें g इंटरसेक्शन y में। भाई इक्वल है ना, a की जगह g लिख दिए। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब अगर हमने कहा a सबसेट x तो है, जो हमने x लिया है a में, हम मान लेते हैं कि यही x जो है, अगर हम y इस तरीके से लिया कि a और y में दोनों आ जाए। अगर हम ये कहें इफ़, क्योंकि हमने y को x के अंदर ही लिया है ना, इफ़ x बिलोंग्स टू y, तो हम ये कह सकते हैं कि x जब y में, तो x के अबाउट हम एक ओपन स्फेयर बनाए, जिसको हम ये कह सकते हैं एस एक्स ए एक्स कॉमा आर, मतलब उसके आसपास का नेबरहुड बना दें। तो जैसे ये x है तो x के आसपास ओपन स्फेयर बन गया। ओपन स्फेयर जो बनेगा बच्चों, जरा सोच के बताइए, उसमें x होगा, बिल्कुल होगा, x बिलोंग करेगा ही, ठीक। और ओपन स्फेयर बना रहे हो, है ना, और x देखिए, x आपका g और y के इंटरसेक्शन में, यानी g में भी होगा, और g तो ओपन सेट है, और ये ओपन स्फेयर है। देखिए ओपन सेट हमेशा सुपर सेट होता है अपने ओपन स्फेयर का, ठीक, क्योंकि g ओपन है। ये बात क्लियर है। अब जो x पॉइंट है, क्योंकि x हमारा अपने ओपन सेट में भी है, x ऑफ x कॉमा आर, इसमें तो है ही, g का ये सबसेट है, ये तो पिछली वाली लाइन लिख दी हमने। तो क्या हम ये कहें तो ये बात गलत हो जाएगी कि x बिलोंग करेगा हमारे ओपन सेट ऑफ x इंटरसेक्शन ऑफ y। y तो पूरा का पूरा क्या है हमारा, मीट्रिक स्पेस है, y x का सब स्पेस है। तो इस चीज़ को हम लोग इसी तरीके से तो लिखते हैं। क्या y के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो x हट जाएगा? नहीं भैया, आप एक ओपन स्फेयर ले रहे हो और y तो उससे बड़ा ही है ना, और इसका कॉमन लोगे तो वापस से वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x तो आने वाला है, x तो मिलेगा ही, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या ये लिख सकते हैं, अब इसकी जगह पे हम लिख दे रहे हैं g, और बाकी इंटरसेक्शन y, तो ठीक है। जब ये बात ध्यान सुनेगा, हमने इसकी जगह पे लिख दिया g तो ओपन स्फेयर है, ओपन सेट है, और ये sx वाला जो लिखा है ये तो सिर्फ उसका क्या है, एक ओपन स्फेयर। तो इससे बड़ा हमने यहाँ लिख दिया, बाकी तो सेम लिख दिया। तो हम अगर समझें तो ये वाली लाइन क्या हो गई, बड़ी हो गई, जी वाली लाइन क्या हो गई, सुपर सेट हो गई, ठीक, इतने कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है इसकी जगह पे क्या लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू, यही तो डेफिनेशन बताई स्टार्टिंग में कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, इसको भी लिखते हैं x एस वाई। अब स्फीयर किस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, एस वाई पे, जो कि सबसेट हो गया इसका, ठीक। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, x हमारा किसके अंदर आ गया, x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ, ये किसके अंदर था, ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ a इन वाई डी डैश, क्योंकि y आ गया था तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, a ओपन हो गया, implies that a is open, ठीक। अब इसका उल्टा सोचेंगे कन्वर्सली, क्या कि अब हमको प्रूफ करना रहेगा a इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन y, और a को हम ओपन लेके चलेंगे, ठीक है। कन्वर्सली लेट a इज ओपन ले लिया, तो हमको प्रूफ क्या करना रहेगा, a इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन y, और g भी हमारा एक ओपन सेट है, तब ये ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आई बात, चलिए देखते हैं। अब अगर a ओपन है तो x बिलोंग करेगा
इस तरीके से यहाँ पे आ रहेगा बच्चों, ठीक। अब क्या ये हम इसको हम उसी तरह ले जाना है, इसकी इंटरसेक्शन बन जाए किसी तरीके से, इंटरसेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, वही बनाना अपने को। तो सोचिए एस वाई को अगर हम लिख रहे हैं इस तरीके से, तो क्या इसका एक फॉर्मूला नहीं होता है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओपन सब स्पेस की क्या डेफिनेशन बताई थी, इसी को एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए और एक्स आर लिख दीजिए, इंटरसेक्शन वाई लिख दीजिए, ठीक, चलेगी बात। और अगर हम सारे ओपन स्फेयर ले लें, सबका जो एक्स पे सेंटर्ड है सारे ले लें, तो भाई ये सोचो ए के अंदर थे ना ये सब, मान लेते ये ए था, ये यहाँ पे ए है, ए के सारे ओपन स्फेयर बना ले उसका, और सबका यूनियन ले ले, तो सबका यूनियन ले लोगे ओपन स्फेयर में तो आसपास के एनबीडीज भी आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये एक बड़ा सेट बन जाएगा, किससे बड़ा बन जाएगा, ए से बड़ा बन जाएगा, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अगर इन सबको हम ले लें तो क्या होगा, ये सारे के सारे ओपन स्फेयर का सेट बन जाएगा, और इंटरसेक्शन वाई तो मान लो चल रहा है, इसको ब्रैकेट बना दें अगर हम ऐसे करके, यूनियन ऑफ ऑल दिस एंड इंटरसेक्शन वाई, तो ये ए से तो बड़ा हो जाएगा ना बड़ा, सब सुपर सेट बन जाएगा ए का। और अगर आप देखें कि अगर कोई हमारा एक ए है और बाहर हमारा जी है, जी ओपन सेट है और ए उसका एक सबसेट है एक्स का, तो इसके आसपास के आजू बाजू के सारे अगर हम ओपन स्फेयर ले लेंगे तो एक तरीके से जी पूरा कवर हो जाएगा, तो इसकी जगह सबका यूनियन ले ले तो ये जी कवर हो गया, तो ये किसके इक्वल होगा, जी इंटरसेक्शन वाई, सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि जी की डेफिनेशन ये होती है, अगर हम आपको और भी एक डेफिनेशन बताएं उसे भी याद रखें अगर आप, ठीक है। तो जी का डेफिनेशन क्या हुआ, जी की डेफिनेशन बच्चों यही होती है, सब यूनियन ले लीजिए किसका, सारे के सारे जो एस एक्स बनते हैं, आर एक्स पे सेंटर्ड होते हैं, आर उनकी रेडियस होती है, अगर तो हमें क्या करना होता है, सबका यूनियन ले लेना होता है और वही जी के इक्वल हो जाता है। तो ये आपका यूनियन ऑफ सारे के सारे हो गया प्रूफ, तो इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। थ्योरम है, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाले देख सकते हैं, बाकी चलिए नेक्स्ट चैप्टर जिसकी बात चल रही थी उस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिस एंड एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी है, तो उसमें सबसे पहली बात हमारी है काउंटेबिलिटी, जो वर्ड है उसका मतलब समझ लेते हैं। कई बार हमारे मन में रहता है कि ऐसे सेट जो फाइनाइट सेट हो, जिन्हें हम काउंट कर पाएँ, जिनके एलिमेंट्स को हम उंगलियों में गिन पाएँ, दो सेट्स आर कॉल्ड काउंटेबल, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बात, वो सेट जो भी जिन्हें हम उंगलियों में गिन सकते हैं वो तो काउंटेबल है ही, ठीक है। ऑल फाइनाइट सेट्स जो होंगे वो तो हम उन्हें बोलते ही हैं फाइनाइट सेट, जैसे जैसे मान लेते हैं फाइनाइट सेट हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर आपको पता हो कि अगर ऐसे सेट ले लूँ, एग्जांपल ए ले लिया इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये तो 4 ही एलिमेंट है, तो ये तो काउंटेबल है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे सेट्स की जो उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते, तो उन्हें भी काउंटेबल कहा जाता है। कैसे, सुनिएगा, दो सेट्स, मेन तो डेफिनेशन यही बतानी थी मुझे काउंटेबल सेट की, दो सेट्स विच कैन बी मैप्ड with the help of natural number, नेचुरल नंबर्स, वो सारे के सारे सेट्स जिनकी हम एक मैपिंग बना सकें नेचुरल नंबर से। और ये मैपिंग कैसी होनी चाहिए, मैपिंग शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, शुड नहीं, मस्ट बी, मैपिंग मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, दोनों की दोनों होने चाहिए, तभी हम उसको काउंटेबल बोल पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो नेचुरल नंबर के बाद, देखिए नेचुरल नंबर भी काउंटेबल होता है, उसके बाद जेड डब्ल्यू भी बोलो, होल नंबर भी काउंटेबल होता है, उसके बाद क्यू, उससे पहले जेड भी तो है, जेड
काउंटेबल होता है, क्यू काउंटेबल होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, कैसे हैं, काउंटेबल हैं। लेकिन इनके अलावा जो दो बचे, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, ये सब कैसे हैं, अनकाउंटेबल हैं, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक। अब कैसे, देखिए नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर से तो मैपिंग एग्जैक्टली हो ही जाएगी 1 1 ऑन 2, उसे कोई दिक्कत नहीं है। होल नंबर भी बना दिया जा सकता है, कैसे, देखिए दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ एग्जांपल के तौर पर, ऐसे समझिए कि मैंने एक मैपिंग डिफाइन की है, कहाँ से कहाँ में, नेचुरल से नेचुरल में, कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट में n है हमारा, राइट में भी n है हमारा, 1 को 1 से, 2 को 2 से, मतलब ऐसी मैपिंग आप बना पाएँ जिसमें सारी की सारी चीज़ें कि 1 1 भी है और ये पूरा का पूरा कवर भी हो जा रहा है, ऑन टू भी है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको हम कैसे W से बनाएंगे वो भी देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमने एक मैपिंग ली नेचुरल नंबर से W में, होल नंबर में, फंक्शन क्या डिफाइन किया, फंक्शन ये डिफाइन किया कि आप जो लिखिए उसमें से एक कम करते चलिए। चलिए ठीक है, समझते हैं ये भी कैसे। ये तो नेचुरल से नेचुरल में गई थी, ये नेचुरल से होल नंबर में जा रही है, ठीक है। तो एलिमेंट्स लीजिए, यहाँ पे 1 लेंगे, ये क्या कहता है, ये x लिखा है बच्चों, ठीक है, n नहीं है, ये x है। एक कम करना, ये मैपिंग क्या कहती है, एक कम कर दीजिए, ठीक है। एक जुड़ेगा किससे, जा करके 0 से, 2 किससे जुड़ेगा, 1 से, 3 किससे जुड़ेगा, 2 से, 4 किससे जुड़ेगा, 3 से। ऐसे करते करते यहाँ की सारी वैल्यू सारी से जुड़ जाएगी, 1 1 तो है ही, ऑन टू भी हो गया। तो ये कैसी हो गई, कैसी हो गई, ये हो गई काउंटेबल, ठीक। ऐसे अगर हमको अब एक एग्जांपल देना हो, अगर आपको लग रहा हो कि सर ठीक है ये तो इजी था, ठीक है, नेचुरल से होल में, नेचुरल से इंटीजर में कैसे जोड़ेंगे, सिंपल सा है। देखो अगर एक मैपिंग डिफाइन करें हम, अगर मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, एफ फ्रॉम नेचुरल से, ऐसे सारे बना सकते हैं, नेचुरल से कहाँ, जेड में, इंटीजर में। तो एफ एक्स डिफाइन करिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, तो एक काम करते हैं, ठीक है। कैसी मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। दो तरीके की, मतलब पीस वाइज फंक्शन कर रहे हैं। एक में कर रहे हैं हम प्लस एन, ठीक, और एक में कर रहे हैं हम n माइनस 1। कब 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 कर रहे हैं, n लिख दिया मैंने, x लिखना चाहिए, एक प्लस x ले लिया और एक x माइनस 1, या फिर हम ऐसे लिखें, प्लस x वाला तो सारे के सारे प्लस दे देगा, 1 माइनस x लिखते हैं, ठीक। ये देखिए सबको कवर करने के लिए ये नहीं हो रहा है, ऐसे कर देते हैं, x माइनस 1 कर देते हैं जब x की वैल्यू 1 हो, क्योंकि इसे 0 मिल जाएगा। और इसके अलावा ऐसे कर लीजिए, एक यहाँ पे माइनस प्लस लगा के कर लीजिए। या फिर एक बात बताऊँ, ये 1 पे केवल हो गई मैपिंग, 0 दे देगी, 0 पे मैच हो जाएगी n से, और बाकी सारे के सारे यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे रखते हैं 2, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और प्लस माइनस यानी प्लस माइनस 2 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसको हम अगर एक तरीके से भी लिखें तो भी ये बन जाएगी। कैसे, देखिएगा, केवल ये लिख दूँ तो भी चलेगा, दोनों को मिक्स कर दे रहा हूँ। देखिए x माइनस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जरा रख के देखिए, आप 1 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 0 से मैच हो जाएगा, ठीक। ऐसे करते करते दो तरीके की मैपिंग हम बना लेंगे। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, सब मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी हम लोग नेचुरल नंबर से हम लोग एक मैपिंग बना सकते हैं, अगर जिन जिन सेट में बना सकते हैं उन्हें काउंटेबल सेट बोलते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर और रियल नंबर में नहीं बना सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो MCQ के लिए। काउंटेबल जो एक वर्ड है बच्चों, उसका एक और मतलब होता है, एक और उसका वर्ड मीनिंग है, उसे भी याद रखेंगे हम लोग। उसका एक और नाम है, क्या है, काउंटेबल सेट्स या इन्यूमरेबल सेट्स, इन्यूमरेबल सेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। एक छोटी सी थ्योरम इसमें भी है, उसे भी समझ लेते हैं। क्या है वो थ्योरम,
देखिए देखिए अगर मान लेते हैं कोई एक फंक्शन ए से बी में जा रहा है, ठीक है, और ये जो हमारा है 1-1 मैपिंग है, ठीक, और बी सेट जो है वो काउंटेबल है। भाई ये काउंटेबल है, मान लेते हैं इसमें 10 एलिमेंट है, और आप कह रहे हो ये 1-1 मैपिंग है, तो एक एक से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, 10वां 10वें से, सबसे मिल जाएगा जा करके। यानी इसका मतलब ये पक्का प्रूफ हो चुका है कि वो ए भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल रहा होगा, तब ये काम हो पाया, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो काउंटेबल, मतलब ए को भी हम काउंटेबल सेट में गिन लेंगे। आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं अगर हम ये कहें कि एक सेट है एस 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक। हम इसे कैसे, ये तो देखने में तो हम काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन ये कैसे काउंटेबल है ये बता सकते हैं आप? कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम ऐसे कहेंगे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, और x कहाँ से कहाँ तक लेना है, x हमारा लेना है 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक लेना है। तो नेचुरल नंबर लेना है, ऊपर से 1 से 5 तक लेना है। तो 1 से स्टार्ट करें, 1 जैसे रखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, 8 और 10। देखिए तो क्या हुआ, हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली ना, जिसमें हमारा ये पूरा का पूरा सेट 1-1 और 1-2 भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ, काउंटेबल, ठीक है, ये काउंटेबल सेट होगा। कई सारे काउंटेबल सेट्स का यूनियन लेंगे तो वो भी क्या आता है, एक काउंटेबल सेट ही आता है। इसे भी लिख लीजिए, दिमाग में रखिएगा, सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन सब इम्पोर्टेंट है। काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये भी एक काउंटेबल होता है। मतलब ढेर सारे काउंटेबल सेट है, उन सबका यूनियन बना लें आप, तो भी आपको क्या मिलेगा, एक काउंटेबल सेट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बेस की बात करते हैं, जो इस चैप्टर की दूसरी डेफिनेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकल बेस और ग्लोबल बेस, ये दोनों क्या होते हैं, इनको पढ़ते हैं एक साथ। देखिए लोकल बेस और ग्लोबल बेस क्या होता है। लोकल बेस को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, जिसे हम बोलते हैं NBD बेस, नेबरहुड बेस, ठीक। लोकल बेस हमेशा किसी पॉइंट के आसपास का होता है, क्योंकि उसका NBD निकाला जा सकता है किसी पॉइंट के आसपास का। जो ग्लोबल बेस होता है उसका भी एक नाम है, जिसे हम बोलते हैं ओपन बेस, ठीक है, और ये किसी सेट का निकाला जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर समझिए। और ओपन बेस जो होगा वो हमेशा NBD बेस से बड़ा होगा। ये पिछले की हम लोग थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं कि G इंटरसेक्शन Y करके A का आ रहा था, A की वैल्यू आ रही थी, और आपको याद होगा G एक ओपन सेट था, ठीक है, इसीलिए ओपन बेस बना उससे। अब देखिए क्योंकि ये हमारा क्या है, NBD बेस है, लोकल बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात XD हमारा मीट्रिक स्पेस लेना। देखिए दोनों एक साथ समझा रहे हैं। XD क्या है, हमारा मीट्रिक स्पेस है, इसमें भी लेना है भाई, इसमें तो लेना ही पड़ेगा, इसमें भी मीट्रिक स्पेस होगा। क्या लेना है, मीट्रिक स्पेस XD, आपने XD मीट्रिक स्पेस ले लिया, दोनों को एक साथ समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या समझना है, देखिए उसके बाद हमने इसमें एक X पॉइंट ले लिया जो XD में है, फिक्स है, फिक्स पॉइंट ले लिया, लेकिन इसमें फिक्स पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं, ये सेट का निकाला जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें जो सेकंड वाला है उसमें तो भाई पॉइंट तो नहीं ले सकते जिसका NBD निकलता हो। यहाँ तो हमें ग्लोबल वाले में तो अपना ओपन बेस है, तो हमें बेस का सेट लेना पड़ेगा, है ना। तो हम ले लेंगे, मान लेते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं T B द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे U ले लेते हैं, U
बी द कलेक्शन ऑफ NBD सेट्स। ठीक है, हमने ये चीज़ें ले ली, ठीक है, इसे UX मान लिया। ठीक, अब इसमें क्या किया हमने, इसमें से हमने एक बीटा ले लिया, बीटा सब कलेक्शन ऑफ टी। हमने क्या कर लिया, टी में से एक बीटा निकाल लिया जो कि उसी का एक छोटा सा सब कलेक्शन है, एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, UX में से इसमें से भी एक निकाल लेंगे, BX है ना, सब कलेक्शन ऑफ UX, सब कलेक्शन ले लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट ऑफ UX। ठीक, ये दोनों में अभी तक सेम चल रहा है, बस डिफरेंस क्या आया, इसमें एलिमेंट के NBD की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पूरे के पूरे ओपन बेस की बात कर रहे हैं, ओपन सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो अपना ये बीटा मैंने लिखा है इसको एक सेट है तो B मान लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे BX लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम कोई भी X ले, देयर एग्जिस्ट कोई भी X हम लें जो कि B के अंदर हो, ठीक, तो वो ऑटोमेटिक किसके अंदर होगा, U के अंदर होगा। आ रही बात समझ में, ऑटोमेटिक, क्योंकि U क्या है, U का ही एक छोटा पार्ट B है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है कि आप उसी का ही एक पार्ट ले रहे हैं तो ये B जो आएगा अपना, ये एक हमारा लोकल बेस हो जाएगा। ठीक है, लोकल बेस का मतलब सिंपल सा होता है, लोकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट के इर्द गिर्द की बात करता है। ठीक है, ये जो हमारा B आएगा यहाँ पे लोकल बेस हो जाएगा। और इस केस में अगर देखा जाए जो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लाइज दैट, एक हमने क्या कर दिया, इसमें एक X बिलोंग्स टू हमने G मान लिया, जो G हमारा वो सबसेट है T का। ठीक, तो यहाँ पे X बिलोंग्स टू B सुपर सेट ऑफ G हो जाएगा, क्योंकि G जो है वो सारे के सारे कलेक्शन T का एक सबसेट है और B क्या उसी का एक कलेक्शन है, लेकिन G इस तरीके से लिया गया है कि X G में बिलोंग करे, तो वो एक तरीके से उसका बड़ा सेट आएगा। तो देखिए बात ये है कि अगर हम ओपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन बेस की बात कर रहे हैं, ओपन बेस यानी G की बात कर रहे हैं, तो G हमारा क्या आ जाएगा, B यानी उसके छोटे से कलेक्शन से सबसे बड़ा आ जाएगा। कुल मिला करके एक बेस वो होता है, ऐसे समझें कि एक बेस वो होता है जो सबके अगर NBD वाला लोकल वाला बेस है तो वो सारे के सारे सेट्स में बिलोंग करना चाहिए, या यूँ कह लें कि उसी से सारा का सारा सेट बनाया जा सके। बेस का मतलब क्या होता है, उसी की वैल्यू की मदद से बाकी सारा का सारा जनरेट किया जा सके। लास्ट की कंडीशन जो यहाँ पे लिखी हुई है वही है मेन, जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। एक चीज़ और कि लोकल बेस में क्या कि किसके बारे में बात होती है, किसी पॉइंट के बारे में बात हो, मेन चीज़ तो हमने पहले ही बता दी, पॉइंट के बारे में बात होती है और NBD बेस की बात हो रही होती है, और ग्लोबल में पूरे पूरे सेट की बात कर रहे होते हैं और ओपन बेस की बात कर रहे होते हैं। और हमेशा NBD बेस जो होता है वो लोकल ओपन बेस से, NBD जो बेस होता है वो ओपन बेस का हमेशा सबसेट होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और बेस का मतलब ऐसे सिंपल भाषा में समझे तो बेस वो होता है जिससे हम लोग बाकी सारे सबसेट्स का निर्माण कर सके। अगर वो लोकल बेस है, NBD बेस है, तो सारे के सारे वो जो हमारे पॉइंट ओपन स्फेयर होंगे उन सबका बेस होगा, यानी उन सबको बना सकेगा। और ग्लोबल बेस होगा वो पूरे पूरे सेट को बना सकता है। जैसे बेसिस डायमेंशन में बेसिस का क्या मतलब होता था लीनियर अलजेब्रा में, कि वो जितना भी सेट है पूरा का पूरे सेट को वो जनरेट कर सकता है। तो एक चीज़ और लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, लोकल बेस कैन जनरेट ईच ओपन स्फेयर, ओपन स्फेयर्स जितने भी होंगे सबको ये बना सकता है, यानी ईच ओपन स्फेयर मतलब ईच NBD। और ग्लोबल बेस, जो ग्लोबल बेस होगा कैन जनरेट ओपन सेट, पूरा सेट बना देगा वो।
आ रही बात समझ में? अच्छा, एक पॉइंट और देखिए इसमें। उसके बाद की जो 2-3 पॉइंट हैं, जिसमें फर्स्ट काउंटेबिलिटी और सेकंड काउंटेबिलिटी और 1-2 थ्योरम्स और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करके और फिर चैप्टर नंबर 4 भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट इसको ख़त्म कर दें उसके आगे, क्योंकि तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो नहीं दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, आज नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस के लास्ट चैप्टर की होगी। ठीक है, कोशिश रहेगी कि वो ख़त्म हो जाए एक ही वीडियो में, लेकिन बड़ा चैप्टर होगा तो हो सकता है वो कल तक आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरी ख़त्म हो जाए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो एक चैप्टर है उसके लिए परेशान ना हो प्लीज़, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मुझे वो MCQ कराते कराते उसके सारे टेस्ट को आपको समझा देना। मैं वैसे ही करूँगा, 1 शॉट वीडियो टाइप उसे कर दूँगा MCQ के साथ साथ। और MCQ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ जैसे ही आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हो रहा है और अपना आधे पे तो हम लोग इस चैप्टर मेट्रिक स्पेस में आधे पे तो पहुँच ही गए हैं। इसके साथ साथ हमारी लीनियर शुरू होगी, ऑपरेशन रिसर्च शुरू होगी, और जैसे ये कवर अप हुई हमारी मेट्रिक स्पेस, साथ ही साथ हमारा MCQ भी शुरू, मतलब 3 से 4 दिन के टाइम में हमारा वो भी शुरू हो जाएगा MCQ। तो परेशान ना हो, बस कोशिश ये करें मेट्रिक स्पेस, बाकी सारी बुक्स तो ठीक है वो कैलकुलेटिव है, लेकिन मेट्रिक स्पेस थोड़ा सा बात समझे तो रियल एनालिसिस का पार्ट है। रियल एनालिसिस पढ़ते थे हम लोग, उसके बाद हम लोग टोपोलॉजी पढ़ते थे, तब जाकर के मेट्रिक स्पेस के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होती थी। अभी क्या इन्होंने केवल मेट्रिक स्पेस डाल दिया, रियल एनालिसिस नहीं है, टोपोलॉजी नहीं है। पहले के कोर्स की बात अलग थी, तो थोड़ा सा उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे मैं क्या सोच के बता रहा हूँ, आपको पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो कोशिश ये करनी है कि मैंने बातें जो बोली हैं सब एक बार में तो ग्रैब कर नहीं लोगे, इतना तो तेज आप अभी हैं नहीं, इतना तेज़ी से माइंड डेवलप नहीं होता। आप भले ही बॉडी रूप में तो काफ़ी लंबे चौड़े हो जाते हो ग्रेजुएशन में जाते जाते, लेकिन दिमाग रहता है उतना ही छोटा सा। तो कोशिश ये करें कि रिवीजन करें 2-3 बार, बुक को भी पढ़ें और किसी टीचर ने पढ़ाया तो उसको सुन करके मैच अप करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे देखिए एक छोटा सा पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है कि अगर हमारा XD एक मेट्रिक स्पेस है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं Y क्या है, अगर मान लेते हैं Y जो है वो फैमिली ले ली गई है ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ X, तो X में से ही सारे के सारे ओपन जितने भी बन सकते सबको उठा लिया गया, और एक सब फैमिली, एक छोटी फैमिली और उठाई गई, सब फैमिली बीटा उठाई गई, किसकी, बिलोंग्स टू Y, या सबसेट लिखनी चाहिए, सब फैमिली उठाए हो ना, तो सबसेट ऑफ Y, मतलब पहले X में से Y उठाया गया सारे ओपन सेट का, उसमें से भी एक सबसेट उठाया गया, ठीक, इज कॉल्ड ओपन बेस। तो इस बीटा वाले को ओपन बेस तब बोल पाएंगे हम जब X के या Y के सारे मेंबर जो हैं वो बीटा की मदद से बन जाए, इफ एंड ओनली इफ each member of Y can be expressed, या जनरेट वाला सीन जो मैंने लिखा है ना, expressed as union of members of बीटा। मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा, ऐसे समझिए इसके वेन डायग्राम से कि ये हमारा अगर XD है, इसके अंदर हमारा Y है, YD'। अब अगर हमने ये सारे के सारे कलेक्शन ऑफ Y ओपन स्फेयर हैं, इसमें से हमने बीटा उठा लिया, सब फैमिली, और उन्हीं की मदद से सबको जनरेट कर दे रहे हैं, सब बन जा रहे हैं, उसके अंदर के तो बन ही रहे, उसके बाहर के भी बन जा रहे हैं Y के, तो हम कह सकते हैं बीटा क्या है, एक ओपन बेस है।
ठीक, ये जो पिछली जो डेफिनेशन बताई ओपन बेस की, ये वही चीज़ है, ठीक है। और ओपन बेस मतलब ग्लोबल बेस, और एनबीडी बेस मतलब लोकल बेस। लोकल बेस क्या करता है, सिर्फ आसपास के पॉइंट्स की बात करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को दो डेफिनेशन और पढ़नी है, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, और सेपरेबल स्पेसेस, मतलब दो तीन हैं, और उसी से रिलेटेड दो तीन हमारी थ्योरम्स भी है। कोशिश रहेगी कि वो ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर भी अगली वीडियो में स्टार्ट हो जाए। बाकी तो आप लोग रिवीजन करते रहिए जितना हो सके। न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो चैप्टर्स हो गए हैं उसमें काफ़ी सारे मेथड से थे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, वो तो आपके दिमाग से जा रहे होंगे। उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए जितने हो सके। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को फिर से रिवीजन में लीजिए, टाइम आ रहा है करीब, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा आपका मेट्रिक स्पेस में जितना टाइम लग रहा है क्योंकि वो प्योर मैथमेटिक्स की, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है मेट्रिक स्पेस, लेकिन समझाने की बात है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझा सकता उसे एक साथ मैंने, तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, बाकी चीज़ें इजी हैं। अभी जब आपकी ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट होगी तो उसे ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट एक बार ही बताएंगे और वही कॉन्सेप्ट सारे के सारे पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पे लगेगा, तो उसे ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 दिन में उसमें 5-6 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेट्रिक स्पेस ही टाइम, आप समझो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ख़त्म होने में। तो आप रिवाइज़ कीजिए, जो क्वेश्चन दिमाग में बन रहे हैं वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसमें पूछिए। मोस्ट प्रोबेबल है कि रिटर्न में आंसर अगर नहीं मिलता है, वैसे तो दे दिया जाता है, और नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप कर लिया जाता है, अगर वो लिखने लायक आंसर नहीं होता, समझाने लायक आंसर होता है तो। चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर, रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।